अस्सलामुअलैकुम टू ऑल, दिस इज सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, खास तौर पे प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग सेकंड ईयर वालों जो अभी अपना मैथ्स और जूलॉजी का पेपर देके फ्री हुए हैं। और अब उनका आ चुका है 20 तारीख को फिजिक्स का पेपर। और फिजिक्स के पेपर में उनको टेंशन ये है कि एक तो नई बुक, इतना सारा मटेरियल, मिसमैनेज मटेरियल, समझ नहीं आ रहा कहाँ से तैयारी स्टार्ट करें, कैसे तैयारी स्टार्ट करें, पहले तैयारी करने के लिए किस चीज को पिक करें। तो ये वॉइस मैसेज सुन लेना। इस वॉइस मैसेज के एक एक लफ्ज को गौर से सुनना, तुम लोगों को फिजिक्स की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा फायदा होगा। और इस वॉइस मैसेज और मेरे टारगेट पेपर के अलावा किसी और जगह मत भटकना। फ्री ऑफ कॉस्ट है मेरा टारगेट पेपर, किसी और जगह मत भटकना। तुम लोगों का इशू ही यही है कि तुम लोग सिर्फ भटकते हो पेपर के आखिरी लम्हात तक। तुम लोगों को पहली बार ही चीज मिल गई है, तुम लोग फिर भी भटकते हो पेपर के आखिरी लम्हात तक। मैंने देखा ये अभी भी फिजिक्स के फर्स्ट ईयर के पेपर में। कल पेपर है और वो अभी तक भटक रहे हैं, अभी तक भटक रहे हैं वो लोग बच्चे जिनका कल पेपर है। ठीक है, जो बच्चों ने ये सुन लिया है, अल्लाह पाक उनकी मदद करेगा। अल्लाह पाक इंशाल्लाह अल्लाह ही की जात करने वाली है। और कल मेरा फर्स्ट ईयर का पेपर भी इसी जो स्ट्रक्चर मैंने उनको बताया उसी बेसिस पे लगेगा। तो भटकना मत भाई, नहीं भटकना, नहीं भटकना, नहीं भटकना। मुझसे बाखुदा बहुत सारे बच्चों ने पूछा है कि सर ये आप फ्री में क्यों कर रहे हैं। इवन कि ये तक बोला है कि जो लोग पैसे ले रहे हैं वो भी इतना सपोर्ट नहीं कर रहे जितना आप फ्री में सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरा उनको जवाब उस वक्त ये था कि आपको इसका जवाब मिलेगा और वो आज मिलेगा। भाई मैं डरा कर नहीं कमा सकता, मैं डरा डरा कर नहीं कमा सकता। हाँ, मैं सिखा सिखा कर कमा सकता हूँ। तो तुम लोगों का मसला यह है कि तुम लोग जो है डरा डरा कर दूसरों की जेबें भर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। तुम लोग सीख जीरो रहे हो और डर 100% रहे हो। और तुम लोगों के डर के चक्कर में सिर्फ वो एक इंपॉर्टेंट का पर्चा, टारगेट पेपर के नाम का पर्चा तुम लोगों को थमा देते हैं पूरी बुक से लिखकर। और तुम लोग प्रिपरेशन में लग जाते हो, ना कोई स्ट्रक्चर समझा, ना कोई फॉर्मेट समझा, ना कोई पैटर्न समझा। हर पेपर को करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक फॉर्मेट होता है, वो सीखो। वो सीखोगे, किसी इंपॉर्टेंट पेपर की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। और मेरा मकसद ही यही है कि मैं वो तुम लोगों को सिखाऊं, वो तुम लोगों को सिखाऊं ताकि आगे आने वाला बच्चा किसी अपने डर की वजह से कोई गलत चीज पे पैसा ना लगाए। ये टारगेट पेपर का खेल कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है टारगेट पेपर का खेल। मैं किसी को 2 महीने लगातार फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो वो भी एलिजिबल हो जाएगा। 70-80% बनाने वाले टारगेट पेपर का एलिजिबिलिटी हो जाएगी उसमें। आ गई बात समझ में? तो भाई इस वजह से मैं एक अनाउंसमेंट करता हूं यहाँ पे कि मेरा एमडी कैट और ई कैट के लिए भी आपको फुल सपोर्ट ऑन है। ठीक है, मेरी मेरा मकसद ही यही है कि आप लोग कहीं भटको नहीं, डरो नहीं, और डरने की वजह से कोई गलत फैसला नहीं लेना भाई। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं ये वाली बात मेरी तुम लोग समझ गए होगे भाई। मेरी मेरा जो एम है, मेरा एम यही है कि तुम लोग पहले सेटिस्फाई हो कंप्लीटली। और वो सेटिस्फेक्शन तुम लोगों की अभी भी मैं पूरी करूंगा। ये तुम लोग अभी एक ऑडियो देखोगे जिसमें सीएस का पेपर स्ट्रक्चर वाइज कंप्लीटली फॉलोड हुआ है। जो स्ट्रक्चर मैंने गाइड किया था सीएस के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में, सीएस के पेपर, जनरल साइंस वालों के पेपर में, फिजिक्स के पेपर में जो स्ट्रक्चर गाइड किया वो भी फॉलो हुआ। तो ये ऑडियो देखो और फिर मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंस बताता हूं तुम्हारे, जो वो इंपॉर्टेंस होंगे जिनसे लाजमी पेपर में आना है, और मत भटकना कहीं और। अच्छे पढ़ाने वालों को पता है ये कि फिजिक्स का ये स्ट्रक्चर क्या है। तो सुन लो ये स्ट्रक्चर फिजिक्स का। फिजिक्स के आपके 14 चैप्टर हैं, 15 से लेके 28 तक। ये 14 चैप्टर के 4 सेक्शंस में डिवाइड है। किसी को नहीं पता होगा, ये बहुत कम पढ़ाने वालों को पता होगा, जो अच्छा पढ़ाते हैं उनको पता होगा। ठीक है, ये फिजिक्स के 14 चैप्टर आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड है। जिसमें पहला सेक्शन है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर नंबर 16, चैप्टर नंबर 17। फिर दूसरा सेक्शन है इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, चैप्टर नंबर 19 एंड 20। फिर तीसरा सेक्शन है सॉलिड फिजिक्स का, उसमें भी 3 चैप्टर है, वो है चैप्टर नंबर 21, चैप्टर नंबर 22, चैप्टर नंबर 23। फिर चौथा सेक्शन है जिसमें सबसे ज्यादा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 24 से लेकर चैप्टर नंबर 28 तक। ठीक है, ये पूरा 4 सेक्शन में आपका डिवाइड होता है, ये 14 चैप्टर। ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि इन 4 सेक्शन के हैं, जो कि बोर्ड के लिए आते हैं, वो क्या है, सेक्शन 1 में जो 3 चैप्टर है उसके जो क्वेश्चंस आ सकते हैं वो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं।
फिर सेक्शन 2 जो दूसरा सेक्शन है उसमें लाजमी 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक। जो सेक्शन 4 चौथा सेक्शन है उसमें चांसेस हैं कि 2 क्वेश्चन आ जाए। अगर कहीं पे कमी होगी तो वो एडजस्टमेंट हो जाएगी दूसरे सेक्शन में। अब ये एडजस्टमेंट होने वाले कौन कौन से सेक्शन है? सेक्शन नंबर 1 और सेक्शन नंबर 2 और सेक्शन नंबर 4, ये एडजस्टमेंट होने वाले सेक्शन है। हो सकता है कि कल के पेपर में इन्हीं सेक्शन से आपके 2-2-2 करके क्वेश्चन आ जाए। तो इसी तरीके से प्रिपेयर करना। मैं यही कहूंगा कि सेक्शन 1 प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग और जनरल साइंस वालों के लिए यही कहूंगा कि सेक्शन 1, 2 और 4 से लॉन्ग करना और कहीं से नहीं करना। पहला सेक्शन जो है उसमें 3 चैप्टर है। उसके 3 चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं, वो पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है वो P = 1/3 ρ v स्क्वायर वाला है, जिसमें प्रेशर का इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रेशर की डेरिवेशन थी। फिर कार्नोट हीट इंजन है। फिर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है वो है कार्नोट हीट इंजन का, ठीक है। और फिर सेक्शन 2 में जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का चैप्टर है, इसमें से कंफर्म्ड 2 लॉन्ग आने, और वो कंफर्म 2 लॉन्ग में इसके लिए इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से हैं? एम्पियर्स लॉ है, एम्पियर्स लॉ बताया, उसके साथ सोलोनॉइड या टोरॉइड दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। जो सेक्शन 4 है, सेक्शन 4 में आपके जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स निकलते हैं वो कौन से हैं? स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्स रेज प्रोडक्शन। अच्छा, कुछ शॉर्ट के कंबाइंड होकर लॉन्ग्स बनते हैं कि रेडियो एक्टिव सैंपल कैसे डीके हो सकता है और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी है क्या। तो इस कंपैरिजन के बाद आपके सबसे पहले इस सवाल का जवाब कि जो CS जनरल साइंस के पेपर में फिजिक्स में आया हुआ है, क्या वो हमारे पेपर में आ सकता है? हाँ भाई, बिल्कुल आ सकता है। 2024 में 2 सवाल गैल्वानोमीटर, एम्पियर्स लॉ प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग के पेपर में और जनरल साइंस के पेपर में भी 2024 में एक ही साल में आया। तो ये मत सोचना कि वहां जनरल साइंस के पेपर में आ गया तो यहाँ नहीं आएगा। आ सकता है भाई, आ सकता है। तो भाई देखा आप लोगों ने कि किस तरीके कि किस तरीके से जनरल साइंस वालों का फिजिक्स का सेकंड ईयर का इसी ईयर का पेपर, अभी का पेपर जो मैंने स्ट्रक्चर बताया, उनको स्ट्रक्चर गाइड किया और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस बताए, वो मेरे इंपॉर्टेंस अल्लाह ताला ने लगवाए। अल्लाह ताला की ज़ात ही करने वाली है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई नहीं कर सकता ये काम। बात समझ में आई? मैंने ये सब आपको इस वजह से दिखाया है ताकि आप लोगों को बिलीव हो जाए, आप लोग सेटिस्फाई हो जाओ और मेरी गाइडेंस को फॉलो करो और आपको पता हो कि कि कैसे पढ़ना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है और कहीं भटकना नहीं है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, सबसे बड़ी बात अपना पैसा वेस्ट नहीं करना है। तो मेरी गाइडेंस पे फोकस करना बस, और कहीं भी मत भटकना, कहीं भी मत देखना इधर उधर, कहीं भी मत जाना भाई। तुम लोगों को मैं बता रहा हूँ, तुम लोगों को बहुत फायदा होगा, अल्लाह ताला बहुत फायदा कराएगा। तुम लोगों का पेपर 20 तारीख को बहुत ज्यादा अच्छा होगा। अब मेरी बात सुन लो, ये स्ट्रक्चर मैं रिव्यू कर दूं। आपके फिजिक्स के 14 चैप्टर 15 से लेके 28 तक, वो 14 चैप्टर के 4 सेक्शन में डिवाइड है। वो 14 चैप्टर्स आपके 4 सेक्शन में डिवाइड हैं। पहला है सेक्शन 1, उसमें 3 चैप्टर है। सेक्शन 1 का नाम है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 15, 16, 17। फिर आपका है दूसरा सेक्शन, दूसरे सेक्शन का नाम है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें चैप्टर है, चैप्टर नंबर 18, 19 और 20। फिर तीसरा सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में भी 3 चैप्टर है, वो सॉलिड फिजिक्स सेक्शन का नाम है, उसमें चैप्टर नंबर है 21, 22 और 23। फिर चौथा सेक्शन है, चौथे सेक्शन क्वांटम मैकेनिक्स का चैप्टर सेक्शन है, उसमें आपके 5 चैप्टर हैं 24 से लेके 28 तक। ये है सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपकी इस नई फिजिक्स की बुक की, और इस नई फिजिक्स की बुक की ही डिस्ट्रीब्यूशन मैंने CS वालों के पेपर में बताई और वही स्ट्रक्चर आया। इससे पहले इस बुक से कोई पेपर नहीं बना। तो अब सोच लो कि इस बुक पे मैंने कितना काम किया हुआ होगा। तो मैं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। अब आ जाते हैं इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। अब सेक्शन 1 बात करूंगा तो शुरू के 3 चैप्टर्स की बात करूंगा, सेक्शन 2 बात करूंगा तो अगले 3 चैप्टर्स की बात करूंगा, 18, 19, 20। सेक्शन 3 बात करूंगा तो 21, 22, 23 की बात करूंगा। सेक्शन 4 बात करूंगा तो 24, 25, 26, 27, 28 चैप्टर मगर रिड्यूस्ड है। 28 चैप्टर जो है वो कंप्लीटली रिड्यूस्ड है, तो 27 तक की बात करूंगा। अब बात समझ में आ गई? अब बात सुनो, अब क्या है आगे। अब इन सेक्शन में सबसे पहले सेक्शन बी तुम लोगों का होता है। सेक्शन बी पेपर का, सेक्शन बी पेपर में सबसे मेजर पार्ट जो होता है ना, वो न्यूमेरिकल्स का होता है। तो वो न्यूमेरिकल्स की इन 4 सेक्शन में डिस्ट्रीब्यूशन बता दूं।
भाई जो सेक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना बुक के लिहाज से, सेक्शन 1 के 3 चैप्टर्स यानी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 2 के 3 चैप्टर्स, तीनों चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, और सेक्शन 4 के जो 4 चैप्टर्स हैं, आखिरी 5वां चैप्टर रिड्यूस्ड है। सेक्शन 4 1 2 4 जो है वो न्यूमेरिकल्स के लिए निहायत इंपॉर्टेंट है। आपके न्यूमेरिकल्स कितने आएंगे बोर्ड के पेपर में? सेक्शन बी में जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके कम से कम 8 या 7 न्यूमेरिकल्स। 9 न्यूमेरिकल्स की भी कंडीशन बन सकती है, मगर वो एक अनएक्सपेक्टेड केस होगा। 8 न्यूमेरिकल्स की कंडीशन को सोचो। अगर 8 न्यूमेरिकल्स की कंडीशन सोच रहे हो तो सेक्शन 1 जो बुक का पहला सेक्शन है जिसमें शुरू के 3 चैप्टर्स लाए करते हैं, उसमें से एक न्यूमेरिकल बन सकता है, 2 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, 2 न्यूमेरिकल बनने के ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 2 जो बुक का दूसरा सेक्शन है जिसमें 18 19 20 चैप्टर अटैच्ड है, उसमें 2 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और 3 न्यूमेरिकल्स भी बन सकते हैं। ठीक है, फिर सेक्शन 4 में जो बुक के आपका बुक में जिसके चैप्टर इंक्लूड हैं 24 से 27 तक आफ्टर रिड्यूस सिलेबस, तो उसके 2 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं, 3 न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं। तो ये कितने न्यूमेरिकल हो गए? 2 3 3, मतलब सेक्शन 1 के 2 न्यूमेरिकल आ गए, सेक्शन 2 के 3 न्यूमेरिकल अगर आ गए, अगर सेक्शन 4 के 3 न्यूमेरिकल अगर आ गए आपके, तो ये 2 3 3 करके ये 8 न्यूमेरिकल हो गए। इन्हीं सेक्शंस में से न्यूमेरिकल मेजर होंगे। कोई रेयर केस आया तो सेक्शन 3 जो मैं नहीं बता रहा, जो न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें चैप्टर 21 और 22 के जो टारगेट पेपर के न्यूमेरिकल है, बस उनका एक बार रिव्यू कर लेना, कोई एक आध न्यूमेरिकल आ जाएगा। तो वो फिर आपकी एडजस्टमेंट किस में करेगा? जिसमें जिन सेक्शंस में 3 न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस हैं उनमें एडजस्टमेंट करेगा, उनमें से एक न्यूमेरिकल डिडक्ट होगा और वो क्वांटिटी को बैलेंस कर देगा। मगर रहेंगे 8 न्यूमेरिकल ही, कोई रेयर केस होगा तो 9 न्यूमेरिकल रहेंगे। ठीक है, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 9, कम से कम 7, ज्यादा से ज्यादा 9 न्यूमेरिकल्स आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शंस बुक के कौन कौन से हैं न्यूमेरिकल्स के लिए? सेक्शन नंबर 1 2 और 4, इनकी प्रिपरेशन सबसे पहले कीजिएगा न्यूमेरिकल्स के लिए। और कहां से करनी है? कहां से करनी है? आपको मेरे टारगेट पेपर से ही करनी है, कहीं और मत जाना। टारगेट पेपर के अलावा टारगेट पेपर के ही न्यूमेरिकल्स करने हैं। सेक्शन 1 बोल रहा हूं तो शुरू के 3 चैप्टर, सेक्शन 2 बोल रहा हूं तो 18 19 20 चैप्टर, सेक्शन 3 बोल रहा हूं तो 21 22 23 चैप्टर, सेक्शन 4 बोल रहा हूं तो 24 25 26 और 27 चैप्टर। ये बार बार इसलिए समझा रहा हूं ताकि ये सेक्शन वाइज बुक का सिनेरियो आपको समझ में आ जाए। अब आ जाओ सबसे मुश्किल पार्ट जो आपको लगता है। इसी सेक्शन वाइज सिनेरियो में मैं लॉन्ग को बैलेंस करूंगा। आपका जो सेक्शन सी होता है उसको बैलेंस करूंगा। तो सेक्शन सी की कहानी सुन लो। सबसे पहले सेक्शन 1 2 और 4, इन्हीं सेक्शन के लॉन्ग जो बुक के अकॉर्डिंग ये सेक्शंस हैं, इन सेक्शंस के चैप्टर्स के लॉन्ग ही करके जाना। सेक्शन 1 2 4 जो है वो सेक्शन सी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर सेक्शन 1 के मैं अब इन सेक्शंस के मैं तुम्हें आप लोगों को लॉन्ग बताता हूँ। ठीक है, सेक्शन 1 जो है ना, सेक्शन 1 में शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, उसमें सबसे 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल कौन से हैं? P = 1/3 rho v स्क्वायर की डेरिवेशन लॉन्ग के लिए, और कार्नोट हीट इंजन और उसकी एफिशिएंसी का सवाल। ये 2 इंपॉर्टेंट लॉन्ग लाजमी करके जाना इन शुरू के 3 चैप्टर्स में। जो सेक्शन 1 के शुरू के 3 चैप्टर्स हैं, इनके ये 2 लॉन्ग्स लाजमी करके जाना। और बाकी जो इनका अलग सिनेरियो बन सकता है वो मैं कुछ कंबाइंड शॉर्ट्स बता रहा हूं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं। मगर मतलब वो कंबाइंड शॉर्ट्स का मतलब है कि वो तुम्हें शॉर्ट्स के लिए करना है, वो मिला के 1 2 सवाल वो लॉन्ग के लिए आ सकते हैं। तो ये लाजमी शॉर्ट्स के लिए कर लेना ताकि आपका कोई लॉन्ग अलग से आ जाए ना तो वो कवर्ड हो जाए। तो इसमें वो कंबाइंड शॉर्ट्स कौन से हैं? सबसे इंपॉर्टेंट कंबाइंड शॉर्ट जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और उसकी एप्लीकेशन, चारों एप्लीकेशन करना। ठीक है, फिर Cp - Cv = R, जिसके साथ आपकी हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन। ठीक है, ये भी शॉर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग के लिए भी इंपॉर्टेंट है। Cp - Cv = R इस सेक्शन से। फिर और कौन सा इंपॉर्टेंट है? रेफ्रिजरेटर प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की डेरिवेशन और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की दोनों स्टेटमेंट के साथ ये कंबाइन होकर आपका एक लॉन्ग बन सकता है। अब ये अगर मैंने इस बात करूं, ये वाला सवाल जो अभी मैंने बताया, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रेफ्रिजरेटर प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये मतलब प्लस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये दो शॉर्ट है मिला के।
तो वो एक कंबाइन होके लॉन्ग में आ सकता है। तो मतलब इस सेक्शन से जो सेक्शन 1 है, इसमें जो 3 चैप्टर हैं, इसमें से ये शॉर्ट के जो कंबाइन शॉर्ट की सिनेरियो बताया वो तो करना ही करना है शॉर्ट के लिए, वो तुम लोगों का एक लॉन्ग भी सेव कर देगा। आ गई बात समझ में? और फिर सेक्शन 1 के इसी सेक्शन के दो इंपॉर्टेंट लॉन्ग कौन से बताए, P इज इक्वल टू 1/3 राव वी स्क्वायर एंड कार्नोट हिरेंजन। ये हो गया सेक्शन 1। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसमें से आपके 2 लॉन्ग लगेंगे पेपर में, ठीक है। फिर आते हैं सेक्शन नंबर 2 पे। सेक्शन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है लॉन्ग्स के लिए, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स निकलेंगे। भाई देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लॉन्ग सेक्शन 2 में कौन से चैप्टर आते हैं, पहले मैं फिर से रिव्यू कर दूं। 18, 19 और 20 चैप्टर आपका, ठीक है। अब इन सेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉन्ग है ना, वो मैं बता रहा हूं। एम्पियर्स लॉ है प्लस सोलेनोइड, मगर एम्पियर्स लॉ और सोलेनोइड आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। 70% 60% चांसेस है एम्पियर्स लॉ को, मगर एम्पियर्स लॉ को छोड़ना नहीं। कम चांसेस है आने के एम्पियर्स लॉ के, 60 टू 70% चांसेस है आने के, मगर एम्पियर्स लॉ को छोड़ना नहीं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी शॉर्ट की तरह कंबाइन होकर एक सेक्शन बी का पार्ट बन के एक थ्योरेटिकल शॉर्ट बन जाएगा। आ गई बात समझ में? तो एम्पियर्स लॉ को छोड़ना नहीं, हालांकि वो सीएस के पेपर में आया हुआ है, तो मगर इसको छोड़ना नहीं, कम से कम इसके साथ सोलेनोइड कर लेना, ठीक है, एम्पियर्स लॉ के साथ। फिर आपका इस सेक्शन में कौन सा इंपॉर्टेंट होगा, गैल्वानोमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है, आरएलसी पैरेलल और सीरीज सर्किट, इसकी इंपेडेंस की डेरिवेशन, फेज एंगल की और रेजोनेंस का केस जो है आरएलसी पैरेलल और सीरीज सर्किट का, जो कि चैप्टर 20 का है, ये क्वेश्चन जो है आपके इस सेक्शन से इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, एम्पियर्स लॉ को अभी साइडेड रखना, उसको आखिर में करना। सबसे पहले इनमें तुम्हें कौन सा करना है, गैल्वानोमीटर, ट्रांसफार्मर, आरएलसी पैरेलल और सीरीज सर्किट, और चार्ज टू मास रेशो भी करके जाना। चार्ज टू मास रेशो भी लाजमी करना। इन सब के बाद एम्पियर्स लॉ और सोलेनोइड को टाइम दे देना। ये हो गया सेक्शन 2 का काम, जिसमें 18, 19 और 20 चैप्टर्स आपके आते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ सेक्शन नंबर 4 पे, क्योंकि सेक्शन 1, 2 और 4 के ही लॉन्ग्स करके जाना। इनमें से ही आपके दो लॉन्ग्स आ जाएंगे, दो लॉन्ग्स आ जाएंगे, या डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो 3, 2, 1 करके डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अब वो मेजर सेक्शन कौन सा है, यही है मेजर सेक्शन नंबर 2, जिसमें से 3 आ सकते हैं। मगर प्रिडिक्टेड यही है कि दो लॉन्ग सेक्शन 1 to 4 में से बनेंगे, और आपके 6 लॉन्ग्स आ गए, और 1 to 4 के अगर लॉन्ग्स करके चले गए तो आपको फिर किसी चीज की टेंशन ही नहीं लेनी है। फिर आ जाओ सेक्शन 4 पे। सेक्शन 4 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं, सेक्शन 4 में कौन से चैप्टर्स आते हैं, 24 से लेके 27 तक चैप्टर्स आएंगे। जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग्स हैं वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, कॉम्पटन इफेक्ट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सीएस में आया हुआ है, मगर नहीं भाई, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कॉम्पटन इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट है, और HENE लेजर और प्रिंसिपल जो लेजर के लिए इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें मेटास्टेबल स्टेट आ जाती है, ऑप्टिकल पंपिंग आ जाती है, ये जो स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, ये जो वर्किंग प्रिंसिपल इन्वॉल्व होते हैं लेजर के, इसके साथ ये कंबाइन होके HENE लेजर का एक लॉन्ग बन सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और HENE लेजर। और फिर उसके बाद जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी करके जाना लाजमी। ये 4 लॉन्ग है जो कि इसमें से इस सेक्शन में से मैंने बताया। कौन से बताएं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, HENE लेजर प्लस प्रिंसिपल इन्वॉल्व्स इन लेजर, ठीक है। और फिर उसके साथ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और उसके कॉन्सिक्वेंसेस। आ गई बात समझ में? ये सेक्शन 1, 2 और 4 के लॉन्ग्स हैं जो आपको करने हैं। अब इसमें कंबाइंड शॉर्ट्स भी मैंने बताया, जैसे सेक्शन 1 में बताया। सेक्शन 2 में भी कंबाइंड शॉर्ट का एक लॉन्ग बन सकता है, वो फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ, म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन मिला के। मतलब ये शॉर्ट्स तुम्हें करके रखने, कंबाइंड लॉन्ग का एक पार्ट बन के आ सकता है। ये शॉर्ट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से सेक्शन 4 जो है, सेक्शन 4 में भी कंबाइंड शॉर्ट का एक सिनेरियो बन सकता है, वो न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन चेन रिएक्शन। मगर ये बहुत ही रियर केस सिनेरियो क्या है, ये अनइम्पॉर्टेंट है, मगर शॉर्ट के लिए पढ़ के जाना, करके जाना, ठीक है। और एक और जो सिनेरियो बन सकता है सेक्शन 4 के लिए कंबाइंड शॉर्ट्स का, जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, जो कि रेडियो एक्टिव सैंपल कैसे डी के होता है और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी कंबाइन होके। ये है आपका
पूरा लॉन्ग का सिनेरियो, सेक्शन 1 to 4 से ही लॉन्ग्स करके जाना, आपका पूरा का पूरा पेपर निकल जाएगा। ये मैंने बता दिए। जो कंबाइंड शॉर्ट्स हर सेक्शन में मैंने बताए, जो कंबाइंड शॉर्ट्स हर सेक्शन में मैंने बताए, वो शॉर्ट्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है भाई। यानी मैं यहाँ पे आपका सेक्शन बी भी थ्योरेटिकली जो क्वेश्चंस का होता है वो भी मैं रिजॉल्व करा रहा हूँ यहाँ पे आपका। आ गई बात समझ में? तो ये था पूरा सिनेरियो लॉन्ग्स का, न्यूमेरिकल्स का। और न्यूमेरिकल्स और जो शॉर्ट्स हैं, न्यूमेरिकल्स कहाँ से देखना आपको? टारगेट पेपर से देखना। और जो शॉर्ट्स हैं वो कहाँ से देखना है? वो भी आपको कहाँ से देखना है? वो भी आपको टारगेट पेपर से ही देखना है, वो और कहीं और से नहीं देखना है। ठीक है, तो पहले इन चीजों पे फोकस करना। तैयारी कैसे करनी है? तैयारी ऐसे करनी है, पहले आप न्यूमेरिकल्स करेंगे, फिर आप लॉन्ग्स का रिव्यू करेंगे, फिर आप शॉर्ट्स का रिव्यू करेंगे। पहले शॉर्ट को पिक नहीं करना भाई। शॉर्ट का पार्ट पेपर में सबसे कम होगा, थियोरेटिकल शॉर्ट्स का पार्ट पेपर में सबसे कम होगा, उसको आखिर में करना। सबसे पहले न्यूमेरिकल की प्रिपरेशन करना टारगेट पेपर से, फिर लॉन्ग्स का जो मैंने अभी सिनेरियो बता दिया सारा लॉन्ग्स का, और उसके बाद जो है आपको क्या करना, उसके बाद जो है वो आपको थियोरेटिकल शॉर्ट जो है सेक्शन बी के वो करना है भाई। लॉन्ग में अगर आपने 2 सेक्शन के लॉन्ग भी पक्के करके के चले गए ना, जिसमें सेक्शन 2 और सेक्शन 4 है, आपके कम से कम 5 से 6 न्यूमेरिकल निकल जाएंगे। 5 से 6 न्यूमेरिकल निकल जाएंगे तो पीछे 3 थियोरेटिकल शॉर्ट बचेंगे बस आपके। तो ये सेक्शन वाइज सिनेरियो को मतलब इसलिए था, बताने का मकसद इसलिए था कि आपको पता चल जाए कि कौन से सेक्शंस में चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अब सेक्शन 3 मैंने नहीं बताया ना, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट, तो उसके 3 चैप्टर्स पे आप कम फोकस करोगे तो कंडेंस कितना हो गया आपके लिए सिलेबस। ये फायदा हुआ एक स्ट्रक्चर बताने का, ये फायदा हुआ आपका एक स्ट्रक्चर बताने का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई हो मेरी, और मेरी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफी हैं, मेरी दुआ आपके लिए काफी है, काफी ज्यादा दुआएं हैं आपके लिए कि आपका पेपर 20 तारीख को बहुत ज्यादा अच्छा हो। मुझे दुआओं में याद रखना, बहुत ज्यादा दुआओं में याद रखना। तुम लोगों की बहुत ज्यादा दुआओं की जरूरत है मुझे। कोई भी मसला हो मुझसे पूछना, बार बार पूछना, मैं बताऊंगा। अल्लाह हाफिज।